नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम। जैसा मैंने कहा था कि मैथ में यूपी बोर्ड में अच्छे खासे क्वेश्चन फंसेंगे। वो 83 नंबर का मैंने जो दिया था, वो 83 जो आपको क्वेश्चन दिए थे, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सभी सेटों में आए हैं। और आपने कैसा किया जरूर बताइएगा कमेंट में। तो अब हम लोग बात करते हैं साइंस की। कल है ये पेपर और इस पेपर के विषय में कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा। जैसे आप लाइट में जब चलेंगे तो लाइट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी क्या होती है। सबसे बड़ी चीज है ना पॉसिबिलिटी क्या है। तो पहले तो उन चीजों पे बात करेंगे जो छोटे क्वेश्चन होते हैं। आपको बता दें यूनिट जो होती है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है फिजिक्स के पेपर में। ये जो आपके एमसीक्यू हैं इसमें यूनिट्स आ जाएंगे, यूनिट्स आएंगे। अब कुछ फार्मूले आएंगे। अब फार्मूले जैसे दे दिए आपको कि पहले तो हम ये ले लेते हैं। आपको मालूम है फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। अब ये आपका है F इक्वल टू, बोल दिया फोकल लेंथ का फार्मूला। अब आप ये लिख लो, या आप R इक्वल टू अगर मांग रहा है तो 2F लिख देंगे। तो एक एमसीक्यू इस तरह का हो सकता है। अब यहां पर एक चीज पूछता है कि जो एक मिनिमम डिस्टेंस होता है फॉर क्लियर विजन के लिए, ठीक है, तो क्लियर विजन का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन क्या होता है 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया। अब बात आती है, आपसे ये पूछ सकता है कि मैग्निफिकेशन पावर जो है यानी आवर्धन क्षमता। अब फार्मूला क्या आता है, ये फार्मूले यूज आते हैं, यानी m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन ओ। अब कहीं कहीं पर एच डैश अपॉन एच लोग लिखते हैं इसको, लेकिन अगर आप ऐसे भी करोगे तो है, इससे आपके फार्मूले निकल जाते हैं। अब इसके बाद जो मिरर के लिए फार्मूला होता है, मिरर यानी कि दर्पण, क्या दर्पण। अब ये दर्पण का जो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक, अब लेंस का जो फार्मूला होता है, लेंस का फोकल लेंथ का फार्मूला वो होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये देखिए ये फार्मूले हैं। आप ये मान चलिए कि अगर कहें कि इनका कोई रोल नहीं है तो इनका रोल बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन आपको लेंस और दर्पण से मतलब मिरर से रिलेटेड आपको बताएंगे। इसके अलावा ये चीज हो गई। अब आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, अभी तो वो बता रहे हैं जो एमसीक्यू से लेकर के मैचिंग का वर्ड तक आ सकता है। ठीक है, अब आपका यहां पर देखिए जरा, बिल्कुल आराम से देख लीजिए। मैं हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में आप लोग समझ लीजिएगा, बोल देता हूं मैं। देखिए सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। अब एम्पियर होती है, अब भाई आपको मालूम कि एम्पियर होती है, आप बड़े खुश। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा कि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, आपने देखा एम्पियर तो है ही नहीं, आपने कहा ये तो गड़बड़ कर दिया है, पेपर गलत है। अरे पेपर का है गलत है, क्योंकि आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, और क्यू क्या है कूलाम, और टी क्या है सेकंड, यानी कूलाम अपॉन सेकंड भी आपका हो सकता है। क्या हो सकता है? कूलाम अपॉन सेकंड। मतलब प्लीज नोट इट इन इंग्लिश।
आप अपने आप नोट कर ले। तो कूलाम पर सेकंड हो गया। तो यानी होता क्या है, मैं आपको रियलिटी बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वहां आ जाती हैं और हम बड़ा खुश हो जाते हैं, और कितना आ गया, बिल्कुल इतना जी, बिल्कुल मक्खन जैसा डाल दिया, अंदर घुस गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो आपका आ रहा है ये कूलाम पर सेकंड दे दिया, आपका दिमाग खराब कि एम्पियर तो होता है, कूलाम पर सेकंड कैसे हो गया? तो नहीं, हमको उसके अन्य जो यूनिट्स होते हैं उन पर भी ध्यान देना है। अब आपका हो गया विद्युत आवेश, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, ये चार्ज, ये करंट को सीयू कर देते हैं। ठीक, इसको किससे करते हैं? क्यू से। डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। अब इसका तो हो गया कूलाम। क्या हो गया? कूलाम आ गया भाई। अब कूलाम आ गया, उसके बाद एम्पियर सेकंड भी होता है। क्या होता है? एम्पियर सेकंड। अगर आप मेरी जो है जो बैक साइड में इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो है, अगर उसको देखेंगे आप, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो है मैंने बहुत क्लियर कर रखा है, एक एक फार्मूला आपको क्लियर कर रखा है। अब यहां पर बात आती है विद्युत आवेश हो गया। अब यहां पर आ गया विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर। विभव या विभवांतर दोनों, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इंटेंसिटी। जहां तो अब ये आ गया, ये होता है V। क्या होता है? V। V से क्या हो गया? वोल्ट। क्या हो गया? वोल्ट इसका यूनिट हो गया। और दूसरा क्या हो गया? W/Q भी होता है, यानी जूल पर कूलाम। उसके बाद एक चीज और होती है भाई, वो क्या होती है? V=IR होता है, यानी एम्पियर गुणे ओम, यानी एम्पियर और ओम भी इसका यूनिट हो जाएगा। अब विद्युत प्रतिरोध क्या हो गया? विद्युत प्रतिरोध, ये क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर। आर का क्या होता है? ओम। अब भाई इसलिए ओम ऐसे भी लिखा जाता है, आप समझ लीजिए, और वोल्ट अपॉन एम्पियर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक, बात समझ रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है आपका, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक, अब बात आती है विद्युत प्रतिरोध हो गया। अब विद्युत शक्ति है। विद्युत शक्ति, ये आपको वो हैं क्वेश्चन जो वहां मिलने हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो जरा इस पर फोकस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहां पर विद्युत शक्ति क्या हो गया? पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। और इसका जूल पर सेकंड भी होता है। कितना होता है? जूल पर सेकंड। इतना ही आना है इसमें। अब यहां पर आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसको बी से हम लोग करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो ये क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, जैसे लोगों नहीं आ रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स ये जो होता है, इसको हम फाई से करते हैं। फाई, ये फाई है, इसको क्या बोलते हैं? फाई। भाई मत लिख दीजिएगा। इससे करते हैं फाई से। उसका क्या होता है? इसका मात्र वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। तो अब आते हैं कि पहले हम लोग 20 पे वर्क करना है। पहले हम लोग 20 पे वर्क कर रहे हैं, फिर 20 के बाद आगे चलेंगे। ठीक, तो पहले 20, थोड़ा सा केमिस्ट्री से, थोड़ा सा फिजिक्स से, थोड़ा सा इससे, थोड़ा सा उससे, ऐसे रहेगा।
अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अब जूल, बच्चा कह देगा जूल कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है, और वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और W इक्वल टू क्या होता है? QV, और W यानी वर्क, एनर्जी, इन सब का जो यूनिट है वो जूल होता है। वो क्या होता है? जूल होता है। अब भाई ये आ गया। अब 1, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, किलोवाट घंटा, यानी 1 किलो वाट आवर, ये जो होता है इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं। अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है? कह रहा है R1 और R2 को कनेक्ट किया गया है पैरेलल। कैसे किया गया है? किसमें कनेक्ट किया गया है? कनेक्ट में, पैरेलल, यानी समांतर श्रेणी में जो है उसको जोड़ा गया है। जब समांतर श्रेणी में जोड़ा गया तो बोले उसका जो है टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? क्या आएगा? टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि तुल्य प्रतिरोध। अब भाई अगर हम इसको ऐड कर दे पैरेलल में, ये होता है फार्मूला 1/R1 प्लस 1/R2, डोंट टॉक, ये हो गया। अब वहां पर हम तो ये देखेंगे, ये आना चाहिए भाई। एमसीक्यू में आंसर ही नहीं है इसका। अब आदमी परेशान कि एमसीक्यू में इसका आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? अरे पागलों, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा। ये R1 R2 क्या हो गया इसका? एलसीएम। ये R2 इधर आ गया प्लस R1 इधर आ गया, 1/R इक्वल टू। तो जब इसको R इक्वल टू निकालोगे, क्या निकालोगे? R इक्वल टू निकालोगे तो R1 R2 कहां चला जाएगा? अब भैया जब ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो वो भी भागेगा ना, जैसे ये कूदेगा वो भी कूदेगा। क्या मतलब? जो काम होना दोनों तरफ होना है। तुम भी कूदो हम भी कूदें, तुम नहीं कूदोगे हम भी नहीं कूदेंगे। तुम अगर लेोगे तो हम भी लेंगे, ठीक? अगर तुम्हें कुछ देना है तो हमको भी देना पड़ेगा, यानी बराबरी का मौका है। फैमिली मेंबरशिप वाला हिसाब किताब है ये, समझ लो। राइट हैंड लेफ्ट हैंड इस तरह से मियां बीवी होते हैं, जितना तुम करोगे उतना ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब समझौते वाला काम हो गया, पहले वाला हिसाब किताब नहीं कि 25 लोग आ जाए तो खाना बीवी को बनाना है। अब तो 25 आ गए तो कहेंगे एक काम करो, या तो तुम बर्तन धुलो या खाना बना लो, तो ठीक है। तो ये चीज जो है R1 R2 कहां चला गया? ऊपर चला गया, और ये आ गया R1 प्लस R2। ये होगा आपका एमसीक्यू में आंसर, ये आंसर दिया होगा। तो हम होते क्या है? हैरान होने लगते हैं। तो हैरान होने की जरूरत नहीं। तो ये चीजें, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है। अभी आपको थोड़े क्वेश्चन एमसीक्यू के इसमें से और बताते हैं, आप लोग पहले इसको नोट कर लें, और उसके बाद फिर केमिस्ट्री के एमसीक्यू के क्वेश्चन, फिर उसके बाद बायो के एमसीक्यू के क्वेश्चन, यानी पहले 20 हम कंप्लीट करते हैं। 20 हम लोग के ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 50 कंप्लीट करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक? नोट करें तब तक आप लोग। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अब क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको? भाई आपको क्वेश्चन भी तो मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में ये चीजें आ गई। आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर सीधी सी है, इट्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी सिद्धांत है विद्युत मोटर का कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी इट्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब डायनेमो वगैरह का यूज जो होता है, तो यहां पर क्या होता है? जो आपका
वो किस तरह से होता है, उसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। किसको? यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब मैग्नेट जो होता है, मैकेनिकल डायनामो, ठीक, तो उसके बाद उसके बाद जब हम आते हैं मैग्नेट, अब आपसे पूछ दिया गया विच मैग्नेट इज पावरफुल, मोर पावरफुल, परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। तो बात आती है कि कौन सा चुंबकत्व ज्यादा शक्तिशाली है, यानी जो आपका परमानेंट चुंबक है या विद्युत चुंबक। अब बात आती है विद्युत चुंबक ज्यादा शक्तिशाली है, कौन सा? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल का मतलब वो 10,000 तक केजी तक की चीजों को लिफ्ट करा सकता है। अब बात आती है कि ये जो मैग्नेट में ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है ना। इसमें फोर्स लगती है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्सेस लगती हैं, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों यूज होता है। ऐसा नहीं कि केवल आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर पूछ ले कि प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सन फोर्सेस कब लगती हैं, यानी जब साउथ साउथ को सामने ले आओगे या नॉर्थ नॉर्थ को सामने ले आओगे तब रिपल्सन लगेगी, और अगर साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। यानी आकर्षण बल कब लगेगा? यानी जब दक्षिण उत्तर या उत्तर दक्षिण तो आकर्षण बल लगेगा, और अगर दोनों पोल सेम है, यानी दक्षिणी ध्रुव से या उत्तरी ध्रुव है, तो फिर वो रिपल्सन लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण लगेगा। ये चीज हो गई। फार्मूलों की बात होती है। अब इसमें आते हैं, सबसे पहले आपसे आ जाएगा परावर्तन होता है, यानी रिफ्लेक्शन कहां पर होता है। आप लोग अंदर आ जाइए, रिफ्लेक्शन कहां पर होता है। तो रिफ्लेक्शन की अगर बात करें हम, तो रिफ्लेक्शन हमारा कैसा होता है? स्मूथ सरफेस होना चाहिए, ओपेक मीडियम होना चाहिए, यानी कि पहली बात तो अपारदर्शी होना चाहिए और चिकना पृष्ठ होना चाहिए। तो प्लेन मिरर, कौन सा? प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। एक और कि अगर कोई वस्तु अगर कोई वस्तु 5 फीट की है या 6 फीट की है, कोई वस्तु 6 फीट की लंबी है, तो उसके लिए मिरर में अगर उसका इमेज देखनी है तो मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? जस्ट हाफ कर दो, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2 इक्वल टू हाइट ऑफ मिरर। यानी अगर 6 फीट की कोई लंबी वस्तु है तो उसके लिए 3 फीट का दर्पण चाहिए होगा, क्योंकि 3 फीट का दर्पण मिल जाएगा आराम से, आप उसको देख लेंगे, पूरा वो देख लेंगे। एक चीज हो गई। तो ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी किसी वस्तु को दर्पण में पूर्ण रूप से देखने के लिए दर्पण की लंबाई उस वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए, लिख लीजिए, ठीक। यानी फॉर अ क्लियर total image of any object, the length of mirror is 1/2 into length of object। अब हमारी हाइट अगर 5 फुट 5 इंच है तो उसको देखने के लिए जब तक आधी जो है उसका लंबाई का दर्पण नहीं होगा तो हम अपनी हाइट नहीं देख पाएंगे, हम अपने आप को पूरा देख नहीं पाएंगे। अब बात आती है, ये चीज हो गई। अब यहां पर रिफ्लेक्शन कहां होता है? अब रिफ्लेक्शन होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई चीज जा रही, रिफ्लेक्शन यानी जिसको बोलते हैं अपवर्तन। अब अपवर्तन का सीधा सा कंडीशन का है, कंडीशन यह है कि जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी तो वो जो है नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, तुरंत मुड़ जाएगी। यानी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको हम प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब पूछते हैं लोग कि ये जो
लाइट है, इसकी स्पीड होती है एयर मीडियम में कुछ, निर्वात में इसकी गति कितनी होती है, लिख लें आप लोग। निर्वात में इसकी जो स्पीड होती है वो 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये चीज ध्यान कर लीजिए। अब बात आती है इसके बाद कि अगर कोई चीज कहे कि अगर इसको लिया जाए तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इसमें और भी कई चीजें होती हैं, जैसे पोलराइजेशन होता है, ये सारी चीजें लाइट में होती हैं। लेकिन आप लोग को अगर कोई कहे कि लाइट जो है, लाइट रेज जो है एक जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती कि नहीं, तो ये बिल्कुल सही है, वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है? तो भाई अगर आप देखेंगे, कभी भी आप देख लें, तो अगर झिर्रियों में देखें, अगर या प्रकाश में कोई धूप सूर्य के सामने रखें या किसी भी ऐसे उसमें, तो आप देखेंगे वो जो है रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी ओर एज अ रे ही जाती है, ना कि वो फैल जाती है। हाँ, प्रकाश फैल कैसे जाता है? मेरे ये दीवार है, दीवार में प्रकाश फैल जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन ना होने का मतलब है, देखिए जहां पर पूरी तरह से स्मूथ नहीं होगा, ठीक, तो वहां पर जो रिफ्लेक्शन जो होता है वो कई पार्ट्स में हो जाता है, तो वो नहीं होना है। अब बात आती है इसी रिफ्लेक्शन में, भाई आपको बता दें, अब आइज पे आते हैं, तो हमारा आता है पावर ऑफ एकमेंडेशन। पावर ऑफ एकमेंडेशन यानी जिसको बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। अब ये चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं, कितनी चीजें हैं। नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है? इंपॉर्टेंट है। यानी पावर ऑफ एकमेंडेशन। पावर ऑफ एकमेंडेशन क्या होता है कि यानी हम लोग देखिए, आंख जो है, हमारी आंखों को देखिए, वैसे मेरी आंखें तो देखने ही लायक नहीं है, लेकिन अगर आंखें आप देखें तो हम लोग अगर कोई चीज गिर जाती तो हमारी आंखें ऐसे फैल जाती हैं, ऐसे करके ये ऐसे हो जाती हैं, ऐसे। और हम कोई दूर की चीज देखते हैं तो बिल्कुल नॉर्मली ऐसे देखते हैं। तो क्या हो रहा है कि आंखें फैल भी नहीं है, और यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। हम दोनों काम कर ले रहे हैं। अब दोनों काम कर ले रहे हैं तो ये एक पावर है ना हमारे अंदर, तो इसी पावर को हम पावर ऑफ एकमेंडेशन कहते हैं, यानी नेत्र की समंजन क्षमता। हिंदी में अगर बोले तो यानी नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को, कृष्णा आज कूटे जाओगे, नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को, क्या? नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन अब इसको इन इंग्लिश, तो पावर ऑफ एकमेंडेशन क्या है? Adjust the focal length of eye lens. The power of adjust to focal length of eye lens is called power of accommodation. बिल्कुल छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। यानी क्या है कि पावर टू एडजस्ट, या पावर ऑफ एडजस्ट टू फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकमेंडेशन, या नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब दो चीजें आती हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या है? दूरदृष्टि, निकट दृष्टि दोष। अब क्वेश्चन क्या आएगा अगर एमसीक्यू में आना है, तो एमसीक्यू वाला क्या कहता है कि कोई चीज है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, हमको नहीं दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, तो बोले ये जो आपका दोष है ये कौन सा है? तो ये दूरदृष्टि दोष ही है, क्योंकि दूर की वस्तुएं साफ दे रही हैं लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिख रही हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे, यानी डिस्टेंस साइडनेस। अब आगे भाई नजदीक की चीजें दिख रही हैं। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जब निकट की वस्तुएं साफ दिखें, यानी जब नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो है, आपको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो, बट
आपका जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो वो आपको क्लियर ना हो, वो आपको क्लियर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में जो है आपका मायोपिया हो गया। तो इस अच्छा अब रीजन पूछ ले, अब रीजन पूछ ले कि आखिर भाई क्यों आप नियर ऑब्जेक्ट को बड़ा क्लियर देख रहे हैं और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पा रहे हैं। तो भाई ऐसा होता है कि जो हमारा रेटिना होता है या नेत्र लेंस मतलब आई लेंस जो होता है वो जैसे भाई देखिए ऐसे कंडीशन है, एक जो है सर्कुलर है और उसके बाद एकदम से क्या हो जाता है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल के बजाय जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, यानी लंबा हो गया, लंबा होने से क्या हो गया पहले, यानी रेटिना से पहले, यानी बिफोर रेटिना अगर इमेज हो रही है, फॉर्म हो रही है तो मायोपिया है। और अगर आफ्टर रेटिना फॉर्म हो रही है इमेज, अगर आफ्टर रेटिना अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो वो आपका हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब लेंसेज आप लोग को मालूम है, निकट दृष्टिदोष के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, बोलिए बोलिए, अवतल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव कैसे हो जाएगा, आप क्या बोल रहे हैं, अवतल बोल रहे हैं, ठीक। कॉन्वेक्स क्या होता है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि कॉनकेव लेंस, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, कैसे आप पहचानोगे कि ये कॉनकेव है और कैसे आप पहचान लोगे कि ये कॉन्वेक्स है। अब देखिए होता क्या है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल, कॉनकेव मींस अवतल। तो उत्तल लेंस क्या होता है, वो बीच में उभरा हुआ होता है, कैसा होता है, बीच में, या समझ लीजिए वो थिकनेस होती है उसमें, और किनारे उसके बिल्कुल एजेस जो होते हैं बिल्कुल थिन थिन होते हैं, बिल्कुल पतले पतले होते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट कॉनकेव में है, अवतल में, उसका जो बीच का पार्ट होता है वो थिन होता है और जो उसके एजेस होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं। तो ये आपका कॉनकेव, ठीक। अब ये भी है, ये एमसीक्यू में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब आपका मैंने क्या किया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये दो चीजें हो गई। इसके बाद आपका नेत्र की समंजन क्षमता, यानी मैं आपसे बात करूं फॉर इंग्लिश मीडियम तो पावर ऑफ एकमेंडेशन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, काम खत्म, यहां से काम खत्म। जैसे मैंने कहा था कि आपकी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर इमेज के लिए, तो वो जो है मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। अब यहां पर आते हैं, अब बात आ जाती है कि चलो ये हो गया, अब इसी में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, फार्मूला हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, टपक सकता है, क्या टपक जाएगा आपको पता नहीं। तो यहां होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, यानी इसको बोलते हैं एन। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है, रिफ्रैक्टिव, या ऐसे लिख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या हो गया। अब यहां पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एन होता है, तो एन इक्वल टू होता है, अब एन इक्वल टू क्या है, अब भाई मीडियम है। अब कोई चीज हमारी ये भाई, अब ये मैंने मान लिया ये एयर मीडियम है और हम यहां पर एक ग्लास लगा दें और ग्लास लगाने के बाद जब ग्लास में एयर लाइट जाएगी तो लाइट कहां गई, एयर से ग्लास में गई। तो यानी मीडियम हमारा क्या हो गया कि कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है। कहां से जा रही है, एयर से, यानी रिस्पेक्ट टू एयर, यानी बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर, इसको हिंदी में बोलेंगे यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जरा समझिएगा, लैंग्वेज का बड़ा झोल हो जाता है, ठीक। अब यहां पर बात आती है कि अगर ये है तो एक चीज कहते हैं अगर स्पीड ऑफ एयर दे रखी है, और स्पीड ऑफ एयर अगर नहीं भी दे रखी है तो यू नो दैट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द एयर, यानी अगर नहीं दिया है तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम यहां पर फार्मूला हम तो ऐसे लिखते हैं भाई, C/V, ये कभी नहीं हटेगा अपनी जगह से, ये कहता है कि हमको यहीं रहने दो, हम ना हट पाएंगे, कितना भी फार्मूले चेंज हो जाए, लेकिन
स्पीड ऑफ लाइट कहां रहेगी, ऊपर रहेगी, और c इक्वल टू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये अपने दिमाग में डाल लेना, इसको बोलते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये चीज अब यहां पर फार्मूला आया, जैसे मैंने कहा कि वायु के सापेक्ष, जरा समझिएगा, वर्डिंग जो है आपको बहुत तैयार होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये यहां पर ये है, बच्चा पढ़ गया खूब, जैसे मैथ में होता है खूब बहुत आते हैं फार्मूले, और वहां गए उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे यहाँ की, और समझ नहीं आ रहा उसके भी कुछ प्रॉब्लम है। अब आपका कोर्स बहुत छोटा कर दिया गया है। जब हमने पढ़ाई की है तब फिजिक्स केमिस्ट्री का एक पेपर होता था, बायो का अलग पेपर होता था। आज क्या है, सब तीनों एक थोड़े थोड़े चूरन जैसे दे देते हैं आपको, और इतना छोटा कर दिया गया है, उसको भी आप नहीं कर पाते हो। रीजन क्या है कि आपका दिमाग तो कहीं और लगा है। इनको आज के 80% लड़कों को 14 फरवरी याद रहेगी, शहीद दिवस नहीं, वैलेंटाइन डे। लेकिन उनको यह तैयार नहीं रहेगा कि शहीद दिवस भी उस दिन हुआ था। ब्लैक डे जो है वो किसी को नहीं याद रहता, क्योंकि वो 90% इसी तरह तो चले जाते हैं, और फिर वो कहते हैं हमको रोजगार नहीं मिला। अरे रोजगार तुमको कौन देगा, तुम कोनो लायक भी हो, कोनो तरह BA पास हो, कोई फायदा नहीं। इसको वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, किसका, कांच का अपवर्तनांक, ये इंग्लिश की वर्ड, हिंदी की वर्डिंग है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर। ये एक ही चीज है, रिस्पेक्ट टू एयर। अब बेटा समझ गए, क्लियर हो गई बात। अब आपको दे दिया, थैंक यू, आपको क्वेश्चन दे दें पगलाने के लिए। अब पगलाइएगा नहीं, ये बड़ी कह दिया कि C इक्वल टू 1/n। अब ये C आपको समझिए, ये अलग चीज है, लेकिन मेरे ख्याल से आपके कोर्स से हट गया है। छोड़ते हैं बात को, फायदा क्या है जबरदस्ती घुसना। अब यदि आपको दे दिया ANG इंटू GNA, अब बोले इसकी वैल्यू बता दो। ANG इंटू GNA, ANG इंटू GNA, बोले इसका वैल्यू बताओ। अब बच्चा परेशान, इसका वैल्यू कहां से निकालेंगे ANG इंटू GNA, कहीं ये तो बड़ा अजीब सा दे दिया। अब देखो सब लोग, ANG यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो कांच ऊपर हो जाएगा, वायु हो जाएगी नीचे। ठीक, जो बाद में है, इसे समझिए। बड़ा जो है कभी कभी चीजें कैसे समझी जाती हैं, चीजों को समझने के लिए जानते हैं क्या है, बुद्धि लगा ली जाती है। क्या होता है, बुद्धि लगा ली जाती है। बुद्धि कैसे लगाई जाती है, ऐसे कि ये बाद में है तो ये ऊपर रहेगा, जो पहले है वो नीचे रहेगा। तो यहां, और ये क्या हो गया, LA/NG। इधर आ जाओ आगे, उन लोग को आने आ जाओ। तो यहां पर क्या है, ये हो गया। अब देखिए ये और ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया ना, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जब भाई कैंसिल हो गया पूरा पूरा, तो कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, कैंसिल हो गया। अब NG कैंसिल हो गया, NA कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1। अब जैसे आपको ऐसे दे दिया, यहां दे दिया इसे ANG इंटू GNW इंटू WNA। अब ये दे दिया, कह दिया इसका वैल्यू बता दो, कह दिया इसका वैल्यू बता दो। तो हमने कहा जो बाद में कहां जाएगा, ऊपर, और जो पहले वो कहां आएगा, नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, NG/NA इंटू NW/NG इंटू LA/NW। ये लो चाचा,
बच्चे तो आप लोग रह नहीं गए हो, तो चाचा कहना पड़ जाता है, रिस्पेक्ट देते हैं हम आप लोग को। ये हो गया क्लियर? तो बना गया, क्लियर हो गई बात। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या, कौन सा नहीं हो रहा है? पूरा नहीं हो रहा है, पागल लड़की। अब देखो, एक खराब हो जाएंगी आंखें, अंधे हो जाओगे आराम को। अब देखिए होता क्या है कि एक प्रकाश की किरण कहां से चली? वायु से। कहां से? एयर से। और कहां घुस गई जाके? ग्लास में। अब भाई ग्लास में जब घुसी तो क्या हो गया? ANG। अब तुम्हारे मुंह में तो जा नहीं सकते। ANG नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ANG। तो इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ। तब उसमें जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका लिया जाएगा? ग्लास का लिया जाएगा, क्योंकि एयर से कहां जा रही है? ग्लास में जा रही है ना। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, अब ये दे दिया और बोले कांच में यानी एयर में, तो आपको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। और बोला कि ऐसा ग्लास में बताइए आप स्पीड। अब ग्लास में स्पीड हम मान लेंगे, अगर ये मान लीजिए ये दे रखा है 1.5, ठीक। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ANG कितना दे रखा है? 1.5। और बोल रहा है स्पीड इन ग्लास, यानी हमको ये फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे? VG यानी वेलोसिटी ऑफ एयर इन ग्लास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमको C मालूम है। C क्या मालूम है? C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो यहां पर लिख देंगे सीधे सीधे ANG = C/V। अब V किसी के लिए, अगर V भी आप लिख देंगे तो सब जानते हैं कि ये एयर के लिए नहीं लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? किसी अन्य मीडियम के लिए, अदर मीडियम के लिए। अब ये V अगर इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? C/ANG आ जाएगा, = 3 × 10⁻⁸/1.5। ये पॉइंट आएगा, यहां 0 आ जाएगा, 15 2 जा तो कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब क्या है? अब हम दूसरी जगह आ रहे हैं। हमसे पूछ लिया जाएगा कि प्रिज्म एंगल क्या है? अगर उसमें GNA होता तो अगर पहले कर देते A बाद में, उससे कोई मतलब नहीं, उसको दे रखा, हमको तो वही मांगना है ना, वही। कैसे दिया आपने ANG? अरे यार ANG के बजाय ये N भी लिखा हो सकता है। अब देखिए प्रिज्म कोण, न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध मैंने एक दिन बताया था, यानी N बराबर साइन डेलम प्लस A अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रिलेशन आपको आ सकता है, बोल देंगे न्यूनतम विचलन कोण को क्या बोलते हैं? मिनिमम डेरिवेटिव एंगल बोलते हैं, या ठीक। और इसको न्यूनतम विचलन कोण किसको बोलते हैं? डेलम को। किसको बोलते हैं? डेलम। तो ये रिलेशन है। और एक रिलेशन और होता है, एक रिलेशन होता है डेलम = n-1 × A। ये किसके लिए होता है? थिन प्रिज्म के लिए। किसके लिए? पतले प्रिज्म के लिए। किसके लिए? प्रिज्म के लिए। ठीक, ये हो गया। इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या कहते हैं, इसके जो न्यूमेरिकल्स है उस पे। एक चीज और आपको बता दें, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम सबको तैयार है? लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बायो सेवर्ट लॉ इंपॉर्टेंट। ठीक, अभी आपका एक 20 मिनट या 30 मिनट का एक और वो चलेगा सेशन, फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद लास्ट में बायो। तो इसको नोट कर लें आप लोग। अब देखिए न्यूमेरिकल्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट।
बोल रहे हैं एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का। क्या है क्वेश्चन? 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी R इक्वल टू दे रखा है आपको 4 ओम। उसके बाद इसमें पर सेकंड का मतलब इन 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, यानी T बराबर 1 सेकंड। ये बोल रहा है ऊष्मा इसमें, यानी हीट कितनी है 100 जूल। तो सीरीज बात W इक्वल टू क्या है 100 जूल, क्योंकि यहां पर H नहीं ले सकते, क्योंकि H होता तो कैलोरी में आ जाता। बोल रहा है विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी पहले क्या ज्ञात करना है आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे याद करेंगे। हमारा क्या क्या दे रखा है? T दे रखा है, R दे रखा है, W दे रखा है। तो भाई W अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होता है, क्या होता है? V होता है, तो हमारा क्या होता है? तो अगर देखें W इक्वल टू VQ होता है, तो VQ तो हम ले नहीं सकते। ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अब R दे रखा है, T दे रखा है हमको, तो P इक्वल टू W अपॉन T। P इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन T। तो पहले हम क्या निकाल लें? इसमें V बराबर, तो ये हमारा ले लेते हैं W इक्वल टू VQ होता है। अब हमारा Q के लिए तो T ले लेंगे, लेकिन हमें I नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है? I नहीं मालूम है। अब I ना मालूम होने से हमको क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। अगर I नहीं मालूम है तो हम कैसे निकाल लेंगे? अगर इसको देखें तो हमारा फार्मूला एक होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, क्योंकि फार्मूला वहां से लेकर आते हैं हम लोग। कहां से लेकर आते हैं? P इक्वल टू W अपॉन T होता है। जरा देखिए कहां से फार्मूला निकल रहा है। W क्या होता है? VQ होता है अपॉन T। अब यहां पर क्या हो गया? V कितना है? IR, और या V कर ले, ये IR इंटू IT अपॉन T हो गया। T से T कैंसिल हो गया। अगर R का रेशनलाइज कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R। तो P इक्वल टू हमारा फार्मूला आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ये फार्मूला हमारा यहां से आप निकाल सकते हैं। अब P हमको नहीं दे रखा है, हमको P भी नहीं दे रखा है, तो P पहले तो V स्क्वायर ये ऐसे हो जाएगा, तो V स्क्वायर इक्वल टू P इंटू R। अब P नहीं रखा है तो P क्या होता है? W अपॉन T इंटू R, और ये V स्क्वायर। तो ये W कितना है? 100 है। T कितना है? 1 सेकेंड। R कितना है? 4। ये कितना हो गया? 400। तो V स्क्वायर इक्वल टू 400 है, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 का स्क्वायर होता है, यानी 20 वोल्ट। ओके, आपको मैंने इतना बताया, लेकिन आप यहां पर केवल ये फार्मूला यूज कर सकते हो, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो V स्क्वायर इक्वल टू P R, तो इक्वल टू लिख सकते हो W अपॉन T इंटू R। इस तरह से आप कर लेंगे। आप इतने पे आइएगा, आपको उतना लंबा मैंने समझाने के लिए किया है, लेकिन आपको वर्क यहां पर करना है। इसी में सेकंड बोल रहा है, सेकंड क्या कह रहा है कि 20 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें 5 एम्पियर की जो है करंट पास हो रहा है, तो I इक्वल टू कितना है? 5 एम्पियर। इसके बाद बोल रहा है 30 सेकेंड
यानी t इक्वल टू 30 सेकेंड। तो बोल रहा है उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए, यानी V। W इक्वल टू क्या होता है, दो चीजें अभी मैं बताऊंगा आपको, यानी W इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर IT, या आप देख सकते हैं VIT, क्या लिख सकते हैं, VIT। लेकिन यहां पर क्या नहीं है, हमारा V नहीं दे रखा है, तो V क्या हो गया, V इक्वल टू हमारा होता है फार्मूला IR इंटू IT, तो हमारा हो गया I स्क्वायर RT। I कितना है 5 का स्क्वायर, R कितना है 20, T कितना है 30, 20 2 3 जा 6, यानी 25 इंटू 600। अब कितना हो जाएगा 150 और ये 0, ये कितना आ जाएगा जूल, अगर वो बोलता है ऊष्मा निकालने के लिए यानी हीट के लिए। अब इसके आगे आप ना बढ़ेंगे, बाकी बता दे रहा हूं मैं क्या है। H इक्वल टू होता है W अपॉन 4.2, ये किस में हो जाएगा, कैलोरी में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, कैलोरी में। लेकिन आप इसको मत कीजिएगा, क्योंकि मार्क्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे। कहां मिल जाएंगे, यहीं पर मिल जाएंगे, नोट कीजिए इसको जल्दी। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। आयुष नहीं है सर, आयुष की साइंस तैयार है इसमें। कुछ चीजें मैं आपको और बता दे रहा हूं, न्यूमेरिकल जो आ सकते हैं। आ कैसे सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस और मिरर यानी उत्तल लेंस या दर्पण। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें बात क्या आती है, सबसे पहले जब यहां पर जाएंगे तो फार्मूले में कौन सी चीजें प्लस में ली जाती हैं, कौन सी चीजें माइनस में ली जाती है, सबसे बड़ी बात यही होती है हमारी। तो उत्तल में या कॉन्वेक्स में हमारा U जो होता है ये माइनस में लिया जाता है। जब आपका कैसा हो, इमेज जो है कैसी हो, रियल इमेज हो कॉन्वेक्स में, तो U की वैल्यू किस में ली जाएगी, माइनस में, और VF की वैल्यू, V और F इनकी वैल्यू जो होगी वो प्लस में ली जाएगी। ये जो है ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, रियल इमेज की। और कॉन्केव में जब जाएंगे यानी अवतल, इसमें जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कॉन्केव में ये U और F ये दोनों माइनस में रहेंगे, और V आपका ये भी माइनस, सॉरी UVF तीनों चीजें माइनस में रहेंगी, UVF ये तीनों चीजें माइनस में रहेंगी जब हमारा कैसा लिया जाएगा, रियल। समझ लीजिए इस बात को। अगर V यहां पर माइनस में आ रहा है तो फिर वो रियल इमेज नहीं है। बात करो, सीधे बात करो, यहीं पर यहीं बात करो, हम कह रहे हैं यहीं बात करो। कोचिंग अभी नहीं, लो मैं बता दूं, बात करो। हो गया स्टार्ट, हाँ अभी नहीं। आप परेशान ना होइए, अभी थोड़ी देर बाद इनको जो है लंच के लिए छुट्टी मिलेगी, बाकी 3 बजे से पहले नहीं मिलेगी। अच्छा, उसमें आपको बायोसेवर्ट का नियम क्या क्या चीजें करनी है आपको, क्या, बायोसेवर्ट का नियम जरा देख लीजिए इसको, पहले तो मैंने लिखा रखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम,
हाथ का नियम। जो बायो सेवर्ट नियम होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जब, अच्छा आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है या जो चुंबक होता है, चुंबक का प्रभाव आप कैसे देखते हैं? तो चुंबक का प्रभाव मैं आपको बता दूं, चुंबक जहां पर लगा होता है मैग्नेट, उसके चारों ओर जो हम फील करते हैं वो। और आपको एक बात और बता दें, बहुत चीज बता दें कि द मैग्नेटिक लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी ऐसे नहीं क्रॉस होकर कभी नहीं जाती। एक बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, आपको इलेक्ट्रिक बेल आ सकती है। क्या आ सकती है? इलेक्ट्रिक बेल इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक बेल को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये हो गई फिजिक्स की बात। फिजिक्स में इतना। अब जो है आपका सीरीज का जो है, किसका? सीरीज। सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जो जितने दे रखे हों उतने ऐसे ही ऐड करते जाएंगे। जो आपका पैरेलल होता है ये होता है आपका समांतर। क्या होता है? समांतर क्रम। ये सीधी रेखा होती ना? नहीं, एक मिनट, ये 1/r इसका फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। ठीक, बात क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? जो आ सकता है मैं आपको बता रहा हूं, और एक फिगर शायद दे दें पहले से उठा के, एक फिगर केवल, ज्यादा नहीं। तो जैसे अगर न्यूमेरिकल सीरीज में फाइंड करेंगे, न्यूमेरिकल ऐसे कह देंगे कि 2 ओम 3 ओम एवं 6 ओम को कितने दे दिया? R1 इक्वल टू 2 ओम दे रखा है, R2 इक्वल टू 3 ओम दे रखा है, और R3 इक्वल टू 6 ओम दे रखा है। ठीक, अब इसको बोल दिया जाए कि सीरीज में जब देखो हिंदी में एक शब्द आता है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का मतलब होता है टोटल। तुल्य का मतलब टोटल होता है, हिंदी में बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इन सीरीज और टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो सीरीज में तो बड़ा आराम हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 दे रखा है भाई, बड़ा है जी। 2 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया? 11 हो गया ना बेटा? है, लेकिन अगर पैरेलल में आएंगे, ये किसका है? सीरीज का है। और पैरेलल में क्या हो जाएगा? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि आपको वहां पर दिक्कत ना पड़े, आप लोग ऊबते बहुत हो। तो ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर 6 इसका एलसीएम आ गया। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, और 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 3 2 5 1 6। ये कितना आ गया? 6/6 कैंसिल हो गया, 1/1। तो ये 1/r, तो r इक्वल टू कितना आ गया? 1 ओम। ये किसमें आ गया? ये पैरेलल में आ गया। हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी चीज को, जैसे हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में करते हैं, गलत है। किसी भी चीज को जल्दबाजी के बजाय, अब बायोसेवर्ट का नियम क्या कहता है? बायोसेवर्ट का नियम आप ऐसे ध्यान रखिएगा, बायोसेवर्ट का जो नियम होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक, ये होता है, यानी किसी धारावाही चालक तार के निकट, यानी किसी जो है अगर नियर टू अ वायर अगर कहें हम, तो करंट क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो अच्छा, डेल्टा एल क्यों लिखा है? डेल्टा एल क्या होता है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ होल लेंथ, यानी एक पूरी लंबाई का एक छोटा सा हिस्सा। तो अब ये पेन है, इसको अगर छोटे छोटे हिस्सों में काट दें, इधर देखो ये पेन है, इसको छोटे छोटे टुकड़े कर दे, तो इसकी टोटल लेंथ क्या है? एल है, लेकिन इसका एक छोटा टुकड़ा क्या माना जाएगा? डेल्टा एल। क्या माना जाएगा? डेल्टा एल। अब यहां पर जब ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये, हाँ, ये आपका वायर है, ये आई कंडीशन जा रही, ये यहां पर ये हो गया, यहां पर एक पॉइंट P है। ठीक, यहां पर मैग्नेट फील्ड क्या है? B है। ठीक है,
यहां पर क्या है थीटा, ये डिस्टेंस जो है आपका ये क्या है आर, ठीक है। ये यहां पर करंट क्या जा रहा है आई, करंट क्या है आई, और ये जो डिस्टेंस हमने ले लिया, मान लीजिए ये डिस्टेंस हमने ले लिया, ये क्या हुआ डेल्टा एल। टोटल लंबाई तो बहुत लंबी है, टोटल लंबाई बहुत लंबा है, तब ये फार्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब इसको लिख कैसे सकते हैं, अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम लिखेंगे क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड नियर द वायर एट पॉइंट P is directly proportional to current flowing in the wire, and a small part of length and theta between the length and the magnetic field, काम खत्म हो गया। and it मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, यहां पर कोई पॉइंट आप ले लेंगे या ए ले लिया, कुछ भी ले लिया, काम खत्म हो गया, ऐसे हो गया। अब आपको मैंने बताया परमानेंट मैग्नेट, और जो ये बताया आपको कि जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन बेटर होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटर होता है, यानी परमानेंट चुंबक और विद्युत चुंबक में विद्युत चुंबक ज्यादा होता है। और उसका रीजन क्या है भाई, रीजन ये है करंट फ्लो किया जाता है, जितना अधिक करंट उसमें फ्लो होगा मैग्नेट उसका उतना मैग्नेटिक पावर क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। करंट स्टॉप कर दिया, मैग्नेटिक पावर खत्म, ये चीज है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मैंने बताया कि अपने बाएं हाथ को हम लोग इस प्रकार फैलाएं, इतनी चीजें याद करनी है। ये जब हम ऐसे फैलाते हैं तो ऐसे ये कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन देखिए, ये क्या है 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, तो हमारे मिडिल फिंगर और क्या है थंब, और ये क्या है फोर फिंगर, इनके बीच आप देखिए कितना है, मतलब ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, है ना, है। तो ये जो थंब होता है ये क्या है, फोर्स अप्लाई ऑन द कंडक्टर, यानी चालक में जो बल लग रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई ऑन द कंडक्टर। ये क्या है फोर फिंगर का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडिल फिंगर क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर। समझ आ गई बात। तो ये बिल्कुल इतना से, यानी चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा, ठीक। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो थंब, यानी अंगूठा, क्या अंगूठा क्या है, चालक पर लगने वाला लगने वाले बल की दिशा, ठीक। और उसके बाद क्या है, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं हिंदी में तर्जनी। तर्जनी यानी जो होती है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिशा, ठीक। और मध्यमा यानी मिडिल फिंगर जो है वो क्या है, विद्युत धारा की दिशा, किसकी दिशा, विद्युत धारा की दिशा। ये चीजें जो है ये आपका अगर तैयार रहा तो आप सही से करके आ जाएंगे, है। तो लिख लो, चाहे इसको इंडेक्स फिंगर लिखो, फोर फिंगर लिख लो, इसको मिले। अब हम नहीं लिखेंगे सब कुछ, अब देखिए आपको बता दिया गया, आपको जितना लिखना है आप इस तरह से समझ लें। इसके बाद फिजिक्स में अगर थोड़ी बहुत, मैंने जैसे आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप लिख लीजिएगा इनसे, या देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, 1 किलो वाट आवर यानी 1 किलो वाट घंटा, इसकी वैल्यू 3.6 इंटू 10 पावर 6 ये है। और अच्छा उसमें आपको बता दें, उसमें फिगर कौन कौन से आ सकते हैं, अगर देंगे इमेज के लिए तो ज्यादा फिगर का चक्कर आता नहीं है, वैसे फिर भी बता दें कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई चीज रखी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो वो कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगा, ठीक। अगर वो इंक्लाइंड पे रखी है तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक। और अगर और इसका उल्टा कर दो, क्या कर दोगे, उल्टा कर दो, 6 वो हैं उनको आप आराम से पढ़ लें, ठीक। इसके अलावा मेरे हिसाब में कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है जो आपको आए, मैंने सारी यूनिट वगैरह बता दी। अब हम लोग केमिस्ट्री पर वर्क करेंगे।
आप लोग नोट कर लें। अब देखिए केमिस्ट्री में क्या चीजें आ सकती हैं। केमिस्ट्री में पहले तो आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट, हाँ, और उसके बाद कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट, 4 आपकी रिएक्शंस हो गई। ठीक हो गया? कितनी रिएक्शन हुई? 4, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट। यानी कुल मिला के लिखो ऊष्माक्षेपी, इंग्लिश वाले लिख लें, हिंदी वाले लिख दे रहा हूं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, और संयोजन तथा विस्थापन। विस्थापन क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में 2 प्रकार का होता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट और एक डिस्प्लेसमेंट यानी सिंगल। अब बात होती है कि अगर ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी की बात करें तो एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है और एक में क्या होती है? हीट ऑब्जर्व होती है। अगर मैंने कहा था चूना डाल दें, यानी समझो बहुत बताए हैं, तो क्या हो जाएगा? आप देखते हैं पानी क्या होने लगता है? बॉयल होने लगता है ना। और जब अगर लाइम वाटर जैसे बोलते हैं, यानी चूने का पानी, अगर लाइम यानी कि आप चूना डालेंगे तो उसकी कंडीशन ये होती है पानी बॉयल होने लगता है, और जब पानी बॉयल होगा तो क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा बाहर आ रही है। ठीक। अब आप कहीं पर जाकर के देखिए, अगर अमोनिया जैसी चीजें डाली जाती हैं तो पानी में ठंडापन आ जाता है, यानी कैसा हो जाता है? कूल हो जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। तो ये चीजें आपकी। अब बात आती है इसके बाद, जैसे आपका एसिड बेस, तो पीएच वैल्यू कैसे करेंगे? अब जैसे आपका है अब आ जाता है जैसे कि कुछ नाम है, बेंजीन का फार्मूला अगर पूछा जाए आपसे, अब इसमें बेंजीन कहां कहां पर हो सकता है? तो बेंजीन के लिए रखी रहने दो। तो यहां पर बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। क्या होता है? जो बेंजीन होता है वो क्या होता है? C6H6। इसको बेंजीन बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इसके फार्मूले में एक जगह आपको दे रखा होगा, जैसे ये दे रखा है, आप लोग इसको देखिए, यहां पर C6, सी के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक, 4 2 6, तो 6 है सी के, और एच के कितने हैं? 6 है, तो बेंजीन है भाई। ठीक, लेकिन अगर बेंजीन का बनता ऐसे है, आपको बता दें, ये 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 आपका बेंजीन हो गया। तो अगर इसको देखेंगे हम, ये बहुत से ऐसे बना देते हैं, और कुछ लोग ऐसे इसको ऐसे एक गोला टाइप का बना देते हैं। ठीक, अब ये बेंजीन हो गया। अगर यहां Cl दे दिया, आपको क्या लिख दिया? Cl। क्या लिख दिया? Cl। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोरो, और क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। अब यहां पर बात आता है, यहीं से गिनती भी करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। जरा समझिएगा, जो उसके कॉर्नर है, लेकिन नंबरिंग कहां से हो रही है? यहां से। अगर मान लीजिए यहां पर भी क्लोरीन है, क्लोरीन 3 पर भी है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 1 2 1 3, सॉरी, पहले पर है और तीसरे पर है, कितने हैं? 2। डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो बेंजीन।
समझ आ गई बात? क्लियर? अब इसके बाद आते हैं पीएच वैल्यू। 7 किसकी पीएच वैल्यू होती है? वाटर। किसकी होती है? वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। और 7 से जैसे ऊपर चले गए बेस हो गया, 7 से नीचे आ गए एसिड हो गया। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, 5 to 7, 7 to 9 के बीच की जो पीएच वैल्यू है, कुछ सबस्टेंस हैं इंपॉर्टेंट, उन पर ध्यान कर लेंगे। जैसे बोल रहे हैं कि एक ही तरह की, यानी जैसे आपका आइसोमर्स होता है, तो यानी एक जैसे के लिए फार्मूला हम ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? फार्मूला ले लेंगे। फार्मूले में जैसे कहते हैं कौन सा है, अब जैसे ये लिखा हुआ है CH3OH और एक लिखा हुआ है C2H5OH, तो ये कैसे हैं? सेम है। कैसे हैं? सेम है। इनको बोलते हैं समजातीय, यानी आइसोमर्स। ठीक, तो ये एक जैसे हैं कि नहीं? क्योंकि ये भी अल्कोहल का है और ये भी अल्कोहल का है कि नहीं है? अगर मान लीजिए यहां पर आपको दे रखा हो C2H6, क्या दे रखा हो? C2H6 और दे रखा हो CH4, तो दोनों सेम। दोनों क्या है? सेम। पूछिए क्यों? CnH2n+2 ये किसका फार्मूला है? एल्केन का है। तो N यानी एक, 2 एक कम 2 और 2 4, यानी CH4 हो गया, एल्केन हो गया। यहां पर भी देखेंगे अगर ये 2 रखा गया है तो 2 2 जा 4, 4 में 2 ऐड किया 6 हो गया, तो ये भी एल्केन हो रहा है। अब जो हमारा अर्थ है, अंडर अर्थ के कुछ सबस्टेंस होते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या है? उनमें आपको मेटल्स ज्यादा मिलते हैं। जितने मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? अंडर अर्थ होते नहीं। जितने मेटल्स होते हैं कहां मिलते हैं? अंडर अर्थ मिलते हैं। आपको अर्थ के ऊपर मेटल वेटल नहीं मिलता है। कहां? एल्युमिनियम यहां कहां तो यही कहीं मिल रहा है। एल्युमिनियम ऐसा तो है नहीं कि कोई एल्युमिनियम का एक प्लांट हो, भाई गए तोड़ लिया, आज बनाना है, थाली बनानी है, स्टील ऐसे मिल गया, वो ऐसे मिल गया, तो सारी चीजें कहां मिलती हैं? अंडर अर्थ। तो मेटल जो है वो अंडर अर्थ ही होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जब आपके दांत जो है गिरने लगते हैं, है ना, दांत जो गिरते हैं तो उस समय पीएच वैल्यू कितनी होती है? यानी 5.5, अंडर 5.5, क्योंकि एसिड, आपने देखा होगा आपके दांतों में ठंडापन अगर लगने लगे, ठीक, उस दांत के मतलब आयु वहां से निश्चित होने लगती धीमे धीमे करके। अगर आपने इलाज नहीं कराया तो धीमे धीमे करके वो गिरेगा ही एक ना एक दिन। कहता हमें रोक सको तो रोक लो, नहीं तो हम तो गिरने जा ही रहे हैं, तो आपको रोकना है। ठीक, अब उसके बाद जैसे एक दे रखा है आपको, कैसे इसको कंप्लीट करोगे समझिएगा। NaOH, NaOH इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na क्या है? सोडियम है। OH क्या है? हाइड्रोक्साइड है। प्लस CH3COOH, यहां पर क्या है मालूम नहीं, CH3COOH क्या है? CH3COONA क्या है? CH3COONA प्लस H2O। अब इसको हम गिन लें, सबसे अच्छा काम है, हम अगर काउंट कर लेंगे हमारा गलत कभी नहीं होगा, और ये आना है इस तरह का एक क्वेश्चन आना ही है। तो करते काउंट कैसे कर रहे हैं हम कि अगर हम ले लें इसको तो यहां क्या हो जाएगा, अगर इसको लेते हैं तो Na कितना है बेटा? 1 है, ठीक है। O कितने हैं? 2 और 1 3 है। H कितने हैं? 1 3 4 1 5, ठीक। हाइड्रोजन, अरे देखो ऐसे 3 1 4, अच्छा सॉरी 1 5। अब एक तरफ का निकालना है पहले, और कार्बन कितना है? 2 है,
4 बता रही है पागल। अब इधर देखो कितना है कार्बन, इधर भी 2 है, कार्बन 2, कार्बन 2। H कितना है, 3 2 5। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और सोडियम भी 1 है। अब यहां क्या आ सकता है, सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। तो CH3 C+O, यहां पर COOH है, तो यहां पर हम क्या कर दें, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। H के कितने हो गए, यहां पर 2 हो गए, और यहां कितना है, तो यहां पर ऐसे ले लें या 2 भी कर लें, यहां पर कितना कर लें, अगर इसको 2 कर लें यहां पर 2NaOH, कितना कर लें, 2NaOH, तो ये हमारा ज्यादा नहीं हो जाएगा, यहां पर अगर हमने लिया 2 और यहां पर कितना ले लिया 2, तो देखो अब इसको करेंगे तो H के कितने हो गए, 3, कितने हो गए, 3 दूनी 6, 4 10, और यहां कितने हो रहे हैं, 2 और 8 10, Na के 2, Na के 2, काम खत्म। कार्बन के कितने हो गए, 2 दूनी 4, और कार्बन कितने, 2 दूनी 4। अब यहां हाइड्रोजन कितना है, 2 3 5, 1 6 दूनी 12, और यहां कितने हो रहे हैं, 3 दूनी 6, और ये कितना हो रहा है, 2 दूना 4, यानी यहां पर हमारा कहीं पर क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो यहां पर हम कुछ भी अगर ना लगाएं तब भी हमारा ओके है, ठीक। तो यानी अगर जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, तो मल्टीप्लाई करना हो या न करना हो, चीजें अगर करनी है तो कर सकते, नहीं तो जरूरी नहीं है कि हम उसको करें ही करें। तो यहां पर हम अगर चाहें तो यहां पर अगर इसको ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, यहां पर इतना आ जाएगा, और ओ के कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और यहां पर 2 दूनी 4 हो रहे हैं, यहां पर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये भी कर सकते हैं, और ना करना चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम जो हमारी रिएक्शन दे रखी होगी, तो रिएक्शन में पहले काउंट कर लेंगे, यानी बैलेंस में सबसे पहले काउंट कर लेंगे कि हाइड्रोजन कितना एटम है, ऑक्सीजन कितना एटम है, या अन्य चीजें कितनी है, उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, उसके आगे केमिस्ट्री में कई चीजें होंगी, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, आपका बेकिंग सोडा है, ठीक, ये सारी चीजें आपकी मैंने बता रखी है पहले से, इनके फार्मूले आप लोग कर लीजिएगा। एलएम का फार्मूला फिटकरी का नहीं है ना आप लोगों में, फिटकरी है। और एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग इधर आइए, सबसे इंपॉर्टेंट साबुन, सोप, सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में सोप है, कंप्लीट कर लीजिएगा, सोप आना आना है, ठीक, सोप आना ही आना है। मैंने जैसे बताया कई क्वेश्चन ऐसे बता दिए, ये सब यहां पर मर रहे हैं तो क्या किया जाए। अभी तुम्हें ही दे रहे हैं हम। अच्छा, आपको बायो में एक और अच्छा आएगा, बायो में आपको एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, उसको पढ़ करके उसी में से आंसर आपको छांट के देने हैं, यानी उसी में से आंसर चूज करने हैं। अच्छा, आपको क्या है, फूड पाइप, सुन लीजिए क्या क्या आपको, जैसे फूड पाइप है उसका फिगर, ठीक, और जैसे उसमें फूड पाइप के साथ जो है आप जैसे अन्य चीजें बनाएंगे, प्लांट में आप देख लीजिएगा फिगर, केमिस्ट्री में
अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने दे रखे थे, वो जरा आप लोग देख लीजिएगा, इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, आप इनको भेज दीजिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी? रेडॉक्स रिएक्शन मैंने बता रखी है आपको, वो आप देख लीजिएगा। अब इसमें मैंने क्या बताया आपको, जैसे सोप है, क्या है? सोप। मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, जो लर्न करना है, क्योंकि लर्न करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेंडल जो है आपके, ठीक, जैसे मैंने बायो में लगवाए थे आप लोग को निशान, ठीक, तैयार किया आप लोगों ने, तो बायो उसी में से समझ लीजिए, उतने में से आ जाएगा। केमिस्ट्री में जितना बताया उतने से आ जाएगा। अब मेंडल में आप जब बात करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें इफेक्टिव लॉ होता है। अब प्रभाविकता जिसको बोलते हैं, अब प्रभाव कैसे पड़ता है? अगर दो लोग हैं, अब जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनके पापा की 4 संतानें, 2 लड़कियां 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की काले, तो एक लड़का एक लड़की गोरे। समझो बात, क्योंकि फादर उनके क्या थे, उनका कलर जो है डार्क था और मम्मी का कलर जो है फेयर था। तो 2 मम्मी की तरह चले गए, 2 पापा की तरह चले गए। तो पहले जो बच्चा हुआ, लड़की हुई, वो कैसी थी? बहुत सुंदर थी। तो उसमें इफेक्टिव कौन था? उनकी मदर के जो रोल इफेक्टिव था। अब जैसे आप मटर के दाने लगते हैं, है ना, तो सीड आप पी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, एक ग्रीन आता है, एक कैसा आता है, व्हाइट डिस्ट होता है, यानी व्हाइट व्हाइट कलर का या हल्का सा क्रीमी कलर का होता है। आप जो मटर यूज करते हो पानी के बताशे वगैरह में खाने, तो वो अलग मटर है, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला जो होता है कैसा होता है, उसमें रिंकल्स होते हैं, झुर्रीदार। और जो व्हाइट मटर होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, चिकना सा बिल्कुल, है ना। अब जब आप लगाएंगे, तो अगर स्मूथ वाला ज्यादा उग रहा है, तो इफेक्टिव कौन है? स्मूथ वाला। और जैसे मैंने ये कहा था एक क्वेश्चन, मेंडल को किस चीज का फाउंडर कहा जाता है? फाउंडर ऑफ जेनेटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहते हैं मटर के पौधे का। मटर पौधा उन्होंने पैदा किया था। यानी अभी डायग्राम बता रहे हैं आपको, डायग्राम अभी अलग से बता दे रहे हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट डायग्राम बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम में आप कर लीजिएगा फूड पाइप, ठीक, आहार नाल। क्या? फूड पाइप, आहार नाल, ठीक, फूड पाइप हो गया। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? हार्ट, हृदय, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, उसमें एक चीज है, फ्लावर में, हाँ फ्लावर में आ सकता है। स्त्री केसर को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर क्या बोलते हैं? ये इसका फोन तो हैंग ही करता रहता है। फोन कोई लाया फोन, और कोई जिसमें डाटा हो, थोड़ा सा बिल्कुल चाहिए होगा मुझे, ज्यादा नहीं। इंस्टाग्राम चला ले, तुम्हारा मुंह हराम को। अब यहां पर जब बात करते हैं, तो ये तो, और इसमें सर्च इंजन का है। सर्च इंजन यहीं से स्टार्ट होता है। खोजते हैं आप गूगल में, कहां से खोजते हैं? गूगल तो गूगल नहीं, देखो इसमें। लाइए, फोन किसका है? लाइए, थैंक यू। अब यहां पर बात करते हैं हम,
लीवर, इधर जिसको बोलते हैं यकृत। ये क्या है? लीवर। हाँ, ठीक है। और उसके बाद आप ले सकते हैं एक मिनट, स्त्री केसर, ये किसमें होता है? पुष्प में होता है। क्या होता है? पिस्टिल, ठीक है, इतना बहुत है। अब उसमें डिफरेंस जो ले लेंगे हम, डिफरेंस किसका किसका? डिफरेंस मैंने बायो में लिखा रखे हैं, आर्टरीज और वेन का, इंपॉर्टेंट है। अब वर्क किसके किसके होंगे? वर्क यानी कार्य, किसके कार्य? हृदय के। और फिर यहां सॉरी, लीवर का वर्क क्या है? यानी ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका वर्क भी इंपॉर्टेंट है, यानी यकृत के कार्य, हृदय के कार्य, और उसके बाद क्या? ब्लड, वर्क ऑफ ब्लड, ठीक, यानी रुधिर के कार्य, ये रुधिर के कार्य भी आएंगे, ठीक, रुधिर के कार्य आप लोग तैयार कर लेंगे। उसके बाद देखिए, रुधिर सबसे बड़ी बात तो ये क्या है, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। इसका कार्य करता है ट्रांसपोर्टेशन का। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, आप देखिए, ऑक्सीजन कैरी करता है, उसके बाद आपका जितना भी प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होते हैं, सारी चीजें। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो मील हम लेते हैं, ठीक, तो उसके बाद जो है वो कैसे मीडियम में चेंज हो जाता है? तो कैसे हो जाता है? एसिडिक मीडियम में वो चेंज होता है, ठीक। अब यहां पर बात आती है जैसे ब्लड, वर्क ऑफ ब्लड, डिफरेंस बिटवीन, और उसके बाद मैंने बताया था आपको किसके बारे में? श्वसन वगैरह के बारे में, कई चीजें मैंने आपको बताया था, ठीक है, ब्रीथिंग के विषय में बताई थी। तो जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं वो आप कर लेंगे, जैसे श्वसन है, आक्सी श्वसन है, अनाक्सी श्वसन है, ठीक, दहन है। इसके अलावा एक मिनट बुक दीजिए, साइंस की बुक रहने दो, रहने दो। मैंने इंपॉर्टेंट आप लोग को बता रखे हैं, आप लोगों ने लिखे, बात नहीं, देखिए, वर्क ऑफ ब्लड, और उसके बाद आपका था फंक्शंस ऑफ लिम्फ, यानी लिम्फ यानी लसिका के कार्य। तो आपको यहां पर डिफरेंस किसका है? ब्लड और लिम्फ, ठीक, यानी रुधिर और लसिका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, समझ लीजिए एक एक चीज। इसके बाद आपका डबल सर्कुलेशन, आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा तो डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड आ सकता है। कैसा? तो उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा इतना हो जाता है, जैसे आर्टरीज और वेन के बाद जो है पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स का आ जाता है, बस इतना थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है उसमें। इसके अलावा ये रिस्पिरेशन का मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, यानी, ठीक है, और क्या कर रहे हैं आप लोग? और उसके बाद फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आर्टरीज वेन्स का तो है ही है इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक जेनेटिक का जो चैप्टर है आपका, वो सबसे पहले ये पूछ सकता है कि फाउंडर ऑफ जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक के जन्मदाता कौन है। वो मेंडल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं जेनेटिक में क्या चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, समझिएगा। हेलो हेलो हेलो, आयुष रोल। अब देखिए इसके अलावा आपको मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं ज्यादा। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, जल्दी होने वाली है। 4 बजे। और आपका वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन यानी ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। उससे कदों उधर से ले आए। इसके बाद मैंने बताया था पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हो गया ये। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन शायद, लेकिन मुश्किल लगता है। नहीं बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम बताया मैंने आपको। अच्छा आपको जैसे जितना आ सकता है हेरिडिटी, व्हाट इज हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता क्या है, ये आ सकता है। एक डिफिनेशन आ सकती है हेरिडिटी क्या है। तो यानी होता क्या है कि हमारे अंदर कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और जब वो ट्रांसफर होते हैं तो इस ट्रांसफर होने को हम हेरिडिटी कहते हैं यानी आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक। अब यहां पर कुछ चीजें ऐसी है, तो यहां पर इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, तो इन्होंने कई चीजों के बारे में बताया आपको। इसी में आता है रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल, तो नहीं दे सकते हैं, हाँ जरा ये देखिए, लॉ ऑफ सिंगल कैरेक्टर एंड डोमिनेंस, लिख लीजिए लिख लीजिए लॉ ऑफ सिंगल कैरेक्टर एंड डोमिनेंस। इसको जो है अगर कहे कि एकल लक्षण तथा प्रभाविता नियम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आप आएंगे, एक लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। और उसके बाद डीएनए के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। डीएनए इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। डीएनए डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, या डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए एनालॉगस ऑर्गन्स। अच्छा ये आप बताइए एविडेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स बता सकते हैं? ये एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या क्या है?
अच्छा आपको बता दें, एक होता है होमोलॉगस ऑर्गन और एक होता है एनालॉगस। तो इसमें होमोलॉगस का मतलब क्या है और एनालॉगस का मतलब क्या है? नहीं, देखो ऐसा होता है जब जिनकी रचना ठीक एक जैसी हो, ठीक, और अन्य चीजों में भी वो सेम, तो वो क्या होते हैं? होमोलॉगस होते हैं। एनालॉगस में क्या होता है कि एक मतलब उनके वर्ग भी वैसे ही हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक जैसे तो होते हैं, लेकिन वर्ग उनके क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए बंदर भी ऐसे चल लेता है ऐसे करके, तो उसके वो पैर हो गए, ये हाथ हो गए, ठीक। लेकिन जितने कार्य आप, जैसे हमारे पास जो है, अब बात करें वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, तो हमारे में क्या पूंछ है हमारे शरीर में, लेकिन उसका प्रमाण है जो आपकी ये बोन मैरो है, क्या क्या बताओ, बोन मैरो है, ठीक, इससे ही आपकी टेल थी। अब उसका यूज क्या हो गया? खत्म हो गया। तो वो चीज क्या हो गई? धीमे धीमे होकर के खत्म होने लगी। आपके यहां पर जो पेशियां होती हैं, अब कान आपके हिलते हैं नहीं, तो उनका काम भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जिसका यूज नहीं करोगे क्या हो जाएगा? वो चीजें हटती चली जाएंगी। मेरे ख्याल से इतना जो है ना आप लोग के लिए। हाँ, कार्बन में बात कर लेते हैं। कार्बन में गैसेस हैं कुछ चीजें मैं बताया जा रहा हूं कार्बन का, तब तक थोड़ी देर रेस्ट ले लीजिए। आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में IUPAC पर। थप्पड़ मारेंगे सही जाओगे। देखिए अब इसको देखिए, ये है, अगर इस बोलिएगा नहीं, क्या कहना है आपसे? आप शांत रहिएगा, बैठ जाओ। अरे बहुत देखना बहुत भारी चीज है। हाँ ठीक, लेंगे नहीं? बैठो। अरे ले लीजिए ना, ढेर गिरा है। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो यहां डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है यहां। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड आपको बता दें, सिंगल बॉन्ड किस में आता है? एल्केन में। डबल बॉन्ड किस में आता है? एल्कीन में। ट्रिपल बॉन्ड किस में आता है? एल्काइन में। एक चीज आपसे पूछा जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपको बता दें कि एल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। बाकी एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये MCQ का क्वेश्चन है, ठीक। अभी हो गया। तो यहां कार्बन कितना है? 1 2 3, तीन ही है ना, 1 2 3। तो मेथ एक प्रोप, मेथ एक प्रोप, और आइन हो गया तो क्या हो गया? प्रोपाइन हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। अगर इसी तरह से हम देख लें, ये ओ सॉरी, और यहां CHO है। अब ये आपको बता दें ये किसका होता है? तो ये हमारा जो है ये एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लास्ट में लगता है अल। क्या लगता है? अल। जहां CHO हो, ये देखिए CHO क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड।
तो इसमें क्या लग जाता है, अल लग जाता है। क्या लग जाता है, अल लास्ट में। ओइक लगता है COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो है CHO है, अल लगेगा तो कार्बन कितना है 1 2 3 और ये 4। ये कितना हो गया 4। तो यानी मेथ एथ प्रेप प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ठीक, चौथा CHO के साथ नहीं है। अब कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको, आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहां पर दे रखा है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं जिनमें, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है और अनसैचुरेटेड में एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो ये चीजें कितने कितने टिप्पणी लिखनी तो वो टिप्पणी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो फार्मूला आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इक्वल टू CnH2n+2 एंड फार्मूला आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन डाल दिया आपने CnH2n, और एल्काइन का क्या हो जाएगा CnH2n-2। संक्षारण यानी कोरिजन, संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण का मतलब क्या होता है, आपको बता दें, जैसे आप देखते हैं कि एक अगर आयरन का कोई पीस आप बाहर रख दें तो उसमें धूप भी जाएगी, बारिश होगी, बारिश भी होगी, और सीधी सी बात वायु। आपको मालूम है कि एयर जो होती है वो ह्यूमिडिटी लाती है, यानी नमी होती है इसमें। अब ये चीजें जब होती हैं तो सीधे सीधे क्या होता है कि उसका कुछ हिस्सा धीमे धीमे बेकार होने लगता है, और सीधी सी बात वेट लॉस भी उसमें होता है। तो इसको हम कोरिजन बोलते हैं। ठीक, आपको मैंने बताया जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, वॉशिंग सोडा है, तो इनके आप फार्मूले कंप्लीट कर लोगे। अब जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं इससे रिलेटेड। अगर COOH लास्ट में आ रहा है, ये सॉरी CHO, ये और COOH आ रहा है, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या लगता है, इसमें लग जाता है ओइक। क्या लग जाता है, ओइक, IUPAC नाम में क्या लग जाता है लास्ट में, ओइक। अगर आपका जाओ सीधे घर ही जाओ, SCOOH है, अगर ये SCOOH है तो कार्बन का यहां कितना है, एक है ना, तो कार्बन का एक यानी कि मेथ हो गया। मेथ में मेथेन में ओइक जोड़ दिया तो क्या हो गया, मेथेनोइक हो गया। बात समझ में आ गई। ठीक, इसके बाद अगर आपका ये है, अगर OH है लास्ट में, तो ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल में ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल में ऑल लगता है। क्या लगता है, ऑल। वहां पर अल था, यहां ऑल है, ध्यान रखिएगा। और अगर केवल ऐसे क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है या फ्लोरीन है, तो ये क्या है, हेलो एल्केन है। क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन का मतलब होता है जैसे क्लोरो। अब एक दे दिया आपको, यहां पर दे दिया C2H5Cl, ये दे दिया, बोला इसका नाम बताइए। तो क्लोरीन का कितना है, एक है, तो मोनो हो गया। क्या हो गया, क्योंकि मेथ एथ प्रोप केवल कार्बन के लिए यूज करते हैं, बाकी सबके लिए मेथ एथ प्रोप यूज करते ही नहीं है। तो इसका क्या हो गया, यानी बाकी अगर 1 है तो मोनो होगा, 2 है तो डाई होगा, 3 है तो ट्राई होगा, 4 है तो टेट्रा हो जाएगा, 5 है तो पेंटा हो जाएगा, 6 है तो हेक्सा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोनो क्लोरो, और कितने हैं, कार्बन के 2 हैं, तो एथ हो गया, तो मोनोक्लोरो एथेन। क्या हो गया, मोनोक्लोरो एथेन। बात समझ में आ गई। ठीक, क्लियर हो रही बात। अब यहां पर चीजें और बनती हैं, जैसे आपका बनता है O बीच में होता है। क्या होता है, अगर CO है तो इसको बोलते हैं कीटोन। ठीक, क्या होता है, कीटोन। तो इसमें लास्ट में लग जाता है ओन। क्या लग जाता है, ओन। क्या लग जाता है,
ओन। और अगर बीच में केवल ओ है, जरा इसको समझिएगा, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका छूट के ना आए बेटा वहां से, और इतना ही जितना बता रहा हूं इतने ही लेंथ से आएगा। आपने देख लिया कैसे है, जरा समझिएगा बात को। ओ है, अगर मान लो हमने यहां पर लिख दिया C2H5 और यहां पर लिख दिया C2H5, ये ईथर का फार्मूला होता है। किसका होता है? ईथर का। लेकिन इसमें लिखा जाए क्या? एल्कोक्सी एल्केन। क्या बोला जाता है? एल्कोक्सी एल्केन। अब कैसे? इसको एक में ऐड कर देंगे, इसको एक में ऐड कर दिया और फिर इसको बोलेंगे। इसमें कार्बन के कितने हैं? इधर देखो, 2, तो क्या हो गया? एथ हो गया। कार्बन के 2 यानी एथ, तो इसको लिखेंगे एथॉक्सी, क्योंकि ओ है साथ में ना। क्या लिख दिया? एथॉक्सी। और यहां भी कार्बन के 2 हैं तो एथेन हो गया, एथॉक्सी एथेन। अगर इसी जगह हम लिख दें CH2 C2H5 OCH3 ऐसे लिख दिया, ठीक। तो ये एथॉक्सी एथेन था, लेकिन यहां कार्बन का कितना है? एक है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। और ये एथेन है आपका। लेकिन अगर इसका सिंपल नाम देखें तो मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर। यहां पर एथिल के 2 है ना, एथिल के कितने हैं? 2, तो डाई, डाई एथिल ईथर। तो ये आपके नाम हो गए, ये आपके क्या हो गए? नाम हो गए। फार्मूले अगर देखें तो जैसे एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइल हो गए। ये भी थोड़े से और बताऊंगा। एल्कीन क्या होता है? CnH2n होता है। जरा समझो, एल्कीन को बीच में लिख लो, उसके बाद आप राजा बाबू। यहां बीच में है, बाएं चले 2 जोड़ दिया, दाएं चले 2 घटा दिया। अब देखो कैसे घटा रहे हैं। C जोड़ रहे हैं कैसे? H2n +2 कर दिया, और जब दाएं चले तो 2 घटा दिया, है ना बढ़िया? ये अगर दाएं चले तो 2 घटा दिया, बाएं चले तो 2 जोड़ लिया, ठीक। ये हो गया। इसके बाद कुछ टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, वो टेढ़े मेढ़े मैं आपको बता सकता हूं शायद, वैसे इतना भारी नहीं देंगे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं हमारे साथ, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो अनएक्सपेक्टेड चीजें ना होने पाए। अब आपको जैसे ये भी आ सकता है कि व्हाट इज एसिड, डिफाइन एसिड, डिफाइन बेस। जैसे मैंने दांत वाली जो बात बताई, उसमें मैंने आपको बताया 5 to 9, जो पीएच वैल्यू 5 to 9 है वो कर लीजिएगा। एक पीएच का मैं वैल्यू का क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूं, बस 1 टाइम ही, इसके बाद बोर्ड में लिखेंगे नहीं, कुछ लिखा नहीं आ रहा है, लिखो। अब देखिए बात आ रही है, जैसे कुछ 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 चेंज हो जाए। जैसे हमने ये कर लिया CH3 CH2 CH2 CH3, अब इसको ऐसे बोल दिया गया, देखिए ऐसे लिखा है, केवल ऐसे, तो ये नॉर्मल है। कैसा है? साधारण, ठीक। कितना है? मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, यानी एन ब्यूटेन इसको लिख सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई, बोला हम तो यहां पर जाएंगे, ऐसे आ गया। अब होता क्या है, जब हम निकलते हैं एक साइड से निकले तो हम ये देखेंगे, अच्छा सड़क अगर हम जा रहे हैं, एक प्लांट है, ये क्या है? प्लांट। प्लांट में शाखा किधर से पहले निकली है? ब्रांच इधर से ना। समझिएगा, इस समय समझना जरूरी है, इसे बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं बता सकते। यहां से निकला हुआ है शाखा, इधर से क्या है? डिस्टेंस है ना, 1 2 3 पे है। इधर से कितने पे? पहले, तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3। 1 पे क्या है? नहीं सॉरी, यहां 1 2 3 4, तो कार्बन 4 हो गया। ये तो मालूम हो गया कि ब्यूट है ना। और चूंकि सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो ब्यूटेन है, सिंगल बॉन्ड लग रहा है। रहने दे बेटा, रहने दे, मेहनत मत कर, ठीक। तो ब्यूटेन है, तो दूसरे पे क्या है? मेथिल, यानी 2 मेथिल ब्यूटेन। बात समझ आ गई? और अगर इसी जगह हम ऐसे कर दें,
CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। तो यहां पर ये 1 2 3 4, तो ये दूसरे पे 2 2 मेथिल डाई मेथिल, क्योंकि कितने हैं, दो पे ही दोनों हैं, लेकिन एक एक मिला के कितना हो गया, डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक, डाई मेथिल ब्यूटेन। बात समझ आ गई भाई? दो हैं तो दो पे भी मतलब सबको बताना पड़ता है कि कहाँ है, ये बताना है। तुमको जानते हुए सबको दिख रहा है, लेकिन देखते हुए भी ये बताना है कि कौन कहाँ बैठा। अभी आपसे कह लिया जाए कि आप ये बताइए मैंने क्या खाया, आपने देखा मैंने क्या खाया, आपसे पूछा गया अभी आप देख रहे थे ये खाना खा रहे हैं, इन्होंने क्या खाया सबने देखा उसको। तो अरे सबने नहीं देखा, आपको बताना है तो मतलब बताना है, इसको कहते हैं एग्जामिनेशन। वहां ये नहीं बता देते हैं कि गाय पर निबंध कहें, गाय तो आपने भी देखी होगी, समझ लीजिए अपने आप। हो ऐसा नहीं कह सकते ना, ऐसा नहीं कह सकते। हमको ये बताना है कि हमने क्या क्या देखा। टेररिज्म है, आतंकवाद है, हमको अपना ओपिनियन देना है, ये थोड़ी ना है आपको भी पता होगा उस समय धमाके होते। अरे यार हुए थे, मुझे मालूम है, तुमने क्या अपना तुम्हारा ओपिनियन है, तो ये चीजें होती हैं। अब यहीं पर अगर क्लोरीन बीच में आ जाए, यहीं पर क्लोरीन आ जाए, तो हम क्लोरीन को भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने ऐसे कर लिया CH3 C CH2 और यहां पर यार कुछ भी ले लिया हमने, मान लो हमने ऐसे लिख दिया CH2 यहां ले लो, यहां कुछ भी ले लो, अब यहां ले रखा है, यहां Cl लिख रखा है और यहां पर भी Cl लिख रखा है। ठीक, और एक Cl यहां पर लिख दिया। अब आदमी बड़ा परेशान, कहेंगे क्या हो रहा है वंशिका, यानी Cl 3 जगह लिखा है, तो यहां से हम काउंटिंग करेंगे तो इधर से नजदीक है 1 2 3 4 5, तो ये क्या है 2 3 3, 3 हो गया ना क्लोरीन के, तो ट्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राई। क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो पेंटेन। ठीक, इस अब देखो दूसरे पे है, तीसरे पे है, ये भी तीसरे पे ही है, तो 2 3 3 क्लोरीन है, 3 हो गया इतना, और कितने हैं क्लोरीन के, 3 है, तो मोनो डाई ट्राई, ट्राई हो गया ट्राई। नहीं समझाया? अरे मरा राम को, दूसरे पे क्लोरीन, तीसरे पे ये क्लोरीन, तीसरे पे ये भी क्लोरीन, तो 2 3 3, कितने क्लोरीन हुए, 5। तो 3 को क्या कहते हैं, मोनो डाई ट्राई, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई हो गया, तो ट्राई क्लोरो। और कार्बन कितने हैं, 5 है, तो पेंटेन हो गया। 4 होते तो ब्यूटेन हो जाता, 4 होता है उसको टेट्रा बोल देते। ठीक ठीक, तो नाचो नहीं। अब आपको बता दें कि अगर यहां पर दे दिया जाए, अबे थोड़ी देर चुप हो जाए, आराम कर, H+ की वैल्यू आपको दे दी गई, H+ आयन की आपको वैल्यू दे दी जाए। अब H+ यानी हाइड्रोजन आयन, अब ये दे दिया 1 × 10⁻⁸ कितना है, 1 × 10⁻⁸। बोले पीएच वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए, पीएच वैल्यू, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पीएच वैल्यू यानी पीएच वैल्यू लिख दो या लिख दो मान, इसको क्या लिख सकते हो, मान, इक्वल टू होता है लॉग H+ माइनस लॉग H+ और या OH-, ये होता है, यानी वैल्यू H+ की आयन की दे रखी होगी या OH- की दे रखी होगी। अब यहां पर माइनस ले लिया बेटा, लॉग 1 × 10⁻⁸ हो गया इतना। अब यहां पर माइनस लॉग, फार्मूला होता है लॉग A+
log a इंटू बी इक्वल टू होता है log a प्लस log b, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, log 1 यहां पर ऐसे कर लिया प्लस log 10 पावर माइनस 8। अब ये फार्मूला भी बन गया, log a की पावर b, इस तरह का फार्मूला आ गया ना, आ गया। तो इसको लिखते हैं b log a, क्या लिखते हैं, b log a। अब यहां पर क्या हो गया, माइनस log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। log 1 इक्वल टू क्या होता है, यहां लिख लो, log 1 इक्वल टू 0 और log 10 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहां 0 प्लस ये 8 आया, माइनस 8 है, जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 8। log 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई ना, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 8 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 8, यानी पीएच मान कितना आया, 8 आया। अब ये बोलेगा ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो ये बेसिक है क्योंकि इट्स मोर देन 7। अगर लेस देन 7 होता तो एसिडिक यानी अम्ल होता, और मोर देन 7 यानी 7 से ज्यादा है तो बेसिक है यानी कि क्षार है। बस बच्चों, बाकी कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से रहें और एग्जाम में आप देखेंगे अच्छी तरह से करिए, घबराइए नहीं, क्योंकि कुछ भी आपका कोई लेने छीनने नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा धैर्य रख करके अगर आप काम करेंगे तो आपका बेस्ट हो जाएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो ना आए उसके लिए कमेंट कीजिए।